नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से हमारे बीच आए हुए हैं। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं प्रोफेसर आशीष वर्मा जी। आप डीन हैं स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज में। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भौतिक विज्ञान के ऊपर आज बातचीत करेंगे कि इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या तकनीकी विकास के साथ इसमें प्रगति हुई है, कितने शोध अनुसंधान हुए हैं और हमारे दैनिक जीवन में भौतिकी का कितना महत्व है। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, भौतिकी एक विषय के रूप में और इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो अनुप्रयोगों का क्या महत्व है और भौतिकी के बिना हमारा जीवन कितना अधूरा है। जी बहुत अच्छा, और पहला ही सवाल आपने बड़ा ही अच्छा लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा उन एंशिएंट टाइम की तरफ। और मैं अगर बोलूं कि भौतिक शास्त्र की शुरुआत ही तब से हुई है जब ये पूरी सृष्टि जो है एग्जिस्टेंस में आई है, और वहां से लेके अब तक चाहे वो खगोल शास्त्रियों द्वारा तभी ग्रहों के बारे में पता लगाना हो, उनकी गति के बारे में पता लगाना हो, जितने भी तारे आप देखते हैं उनके बारे में पता लगाना हो, ये पता लगाना हो कि आपके सबसे पास की गैलेक्सी कौन है, इन सब के लिए एक भौतिक शास्त्र का अपना एक महत्व है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया है विषय, तो ये लगभग हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रायोगिक रूप में सत्यापित करता है। इसलिए भौतिक शास्त्र का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और जब भी हम ये अनुप्रयोगों की बात करते हैं तो ये लगभग आपके साथ होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुसार ही होती हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में भौतिक शास्त्र जो है वो आपके एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह हमेशा जुड़ा हुआ है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भौतिक शास्त्र जो है एक दोस्त की तरह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, गुत्थम गुत्था है और इसे हम अलग नहीं कर सकते। ये समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। और प्राचीन काल से आप बता रहे हैं कि चाहे ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हो, दशा हो, उसकी गणना खगोल शास्त्र के माध्यम से भौतिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए किया जाता रहा है। और हमारे दैनिक जीवन में होने वाली जो भी चीजें हैं उनको प्रायोगिक रूप से सत्यापित करने का काम, यानी एक प्रामाणिक और वैज्ञानिक ठोस आधार प्रदान करने का काम भौतिक शास्त्र करता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। आगे हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे और जानना चाहेंगे कि बदलते हुए वक्त के साथ, क्योंकि चीजें बहुत बदल रही हैं, तो विज्ञान की एक शाखा के रूप में भौतिकी के विकास की हम बात करेंगे, इसके विस्तार की बात करेंगे और क्या क्या नए आयाम ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में हमें भौतिकी के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। देखिए, जहां तक अनुसंधान के विषय हैं भौतिक शास्त्र में, तो आपको मैं बता दूं कि ये इतनी तेजी के साथ डेवलप हुए हैं और लगभग हमारे रोजमर्रा की जरूरतों में भी वो अनुसंधान अब शामिल हो चुके हैं। और मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा काम आज की डेट में अगर आप देखें तो मटेरियल साइंस पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहे हैं, प्लाज्मा फिजिक्स पे चल रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पे चल रहे हैं। और एक प्रकार से आप देखें पूरे सौर मंडल की जानकारी, चाहे वो ब्लैक होल ही क्यों ना हो, उसमें फिजिक्स का अपना एक योगदान है। सारे वैज्ञानिक इस एक ही दृष्टि से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ब्लैक होल के बारे में जब कोई नहीं जानता था, उतने स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल को भी पता लगा लेना। और अभी अभी आपने देखा होगा कि पूरे सौर मंडल से जो हमारा पूरा गैलेक्सी है उससे एक साउंड आ रहा है और उसको भी वैज्ञानिकों ने मेजर किया हुआ है। तो ये सब अनुसंधान है। और जहां तक मैं बताऊं मटेरियल साइंस का, तो आजकल पॉलीमर साइंस जो है वो बहुत तेजी के साथ विकसित होने वाला है। चाहे वो आपके सामान रखने वाली पॉलिथीन हो या आप सीधा टेलीविजन पे आ जाएं, आजकल फोल्डिंग टेलीविजन्स, आगे आने वाले समय में आपको ऐसे टेलीविजन्स मिलने वाले हैं, आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो विज्ञान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक जगह और बढ़ी, जब, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, ये सब एक दूसरे के अनुपूरक हैं और इनके बिना किसी भी अनुसंधान को पूरा किया जाना बेहद ही मुश्किल होता है। ऐसे में आप देखिए कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो केमिस्ट्री में, तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के बारे में जब पता पड़ा तो एक नई ब्रांच पूरी फिजिक्स में खुली और वो पूरा एक नई दिशा में ले गई, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद इतनी तेजी के साथ चीजें बदली कि ट्रांजिस्टर बनने लगे और ट्रांजिस्टर से बने हुए उपकरण बनने लगे, चाहे वो रेडियोज में हो, टेलीविजन्स में हो।
और इस तरीके से ये यहाँ तक आ गया कि आज की डेट में एम्बेडेड सिस्टम या यूं कहिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए हैं कि जो आपके उपकरणों के बड़े रूप हुआ करते थे वो आज छोटे रूप में हो गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हम सभी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। जब शुरू में मोबाइल फोन आए तो आप आश्चर्य करेंगे, इसमें 36 प्रोसेसर्स लगे हुए थे और वो भी अब रिड्यूस होके 2 या 3 रह गए हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और कोई भी सेक्टर हो, चाहे आप मेडिकल में देख लें या आप व्यापारिक सेक्टरों में देख लें, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी मशीन लगी हुई है ये सारी की सारी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही चल रही हैं जी। तो ये एक बहुत बढ़िया चेंज हुआ है और मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक VLSI क्षेत्र को, सिलिकॉन वैली क्षेत्र को खोज निकाला है और वो दिन बड़ा अच्छा होगा जब हम अपनी इंटीग्रेटेड चिप पर मेड इन इंडिया लिखेंगे। जी, आपने मेड इन इंडिया की बात की तो इसी से मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पे ये फिजिक्स का या टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र होता है उसमें जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो पश्चिम देशों के ज्यादा होते हैं और पहले जो अचीवमेंट होता है या कहीं पे पताका फहराना होता है तो वहां पे उन देशों में काम ज्यादा हो रहा होता है। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें, हम चाहे चंद्रयान की बात करें, मंगलयान की बात करें, तो भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है कहीं ना कहीं स्पेस की तरफ, मंगल की तरफ भी गया है। जी। तो ये भी एक विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा छलांग है भारत की ओर से, भारत के टेक्नोलॉजी की ओर से, तकनीकी की ओर से, विज्ञान की ओर से, फिजिक्स की ओर से। तो कौन कौन से वो उभरते हुए क्षेत्र हैं? जैसा कि आपने बताया कि पहले साइज बड़े हुआ करते थे, वो धीरे धीरे छोटे साइज में आ गए। बहुत ज्यादा चिप लगा करते थे, वो कम लगने लगे हैं। टेलीविजन का साइज जो है आप बोल रहे हैं कि कम होने वाला है, मोल्ड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, किसी भी शेप एंड साइज में उसको हम ढाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो ऐसे कौन से और नए वो उभरते हुए क्षेत्र हैं जहां पर भारत का दबदबा पूरी दुनिया में आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है? देखिए, आने वाले समय में तो निश्चित रूप से जिस तरीके से गवर्नमेंट्स अब काम कर रही हैं, मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा नहीं है हमारे देश में सिलिकॉन वैली जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम ना हुआ हो, लेकिन आज की डेट में हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम स्वावलंबन आए हमारे अंदर और जो भी इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में जितने भी उपकरण हमारे लग रहे हैं वो हमारे अपने हों। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉस्ट बहुत कम होती है और जब कॉस्ट कम होती है तो वो यूटिलाइजेशन में बहुत आता है। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बता देता हूं कि ये जो ट्रांजिस्टर था ये लगभग 1950 में आजादी के पहले अमेरिका की बेल लेबोरेटरी ने बना लिया था, लेकिन वहां पर जब कोई चीज बन जाती है तो वो उसको सीक्रेट कर देते हैं और हमेशा उसको आर्मी सीक्रेट का नाम दे देते हैं। तो ये उसके बाद आके ये लगभग 10 से 12 साल तक उन्होंने अपने आर्मी के इक्विपमेंट्स में उपयोग किया। फिर जब बेल लेबोरेटरी ने ये बोला कि नहीं भाई, हम तो इसको पूरे दुनिया को बताना चाह रहे हैं, तो तब वो जाके लोगों को मिला और फिर लोगों ने अपने तरीके से उसको बनाया, उसको फैब्रिकेट किया और फिर इक्विपमेंट्स में, उपकरणों में इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे उपकरण बनाए। और साइज, क्योंकि पुराने जमाने में रेडियो हुआ करते थे, वॉल्व सिस्टम लगा होता था, तो उसकी एक मजबूरी रहती थी कि वो लकड़ी के बॉक्सों में ही रखे जाएं। लेकिन जब से ट्रांजिस्टर आया है ये और छोटा हो गया है और मैं तो ये कहता हूं कि जब से इंटीग्रेटेड सर्किट आए हैं ये और भी छोटे हो गए हैं। आपके मोबाइल फोन पे भी आप देखें रेडियो बजा ही लेते हैं आप। जी। सारी चीजें जो है सिमट करके एक मोबाइल फोन में आ चुकी है और बहुत फिजिक्स में भी डायनेमिक्स है, तो ये बहुत डायनेमिक क्षेत्र है, लगातार मतलब गतिशील है और इसके अंदर परिवर्तन ही होता जा रहा है। बीच में प्रोफेसर आशीष वर्मा साहब आपने बात की कि कोई भी विषय, खासकर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या गणित यानी मैथमेटिक्स की बात करें, तो कोई भी क्षेत्र अपने आप में अलहदा या अलग नहीं, आइसोलेशन में नहीं है। सारी चीजें इंटीग्रेटेड होकर के हैंड इन हैंड एक साथ आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, न कि प्रतिस्पर्धी हैं। तो यदि इस हिसाब से हम बात करें तो एक अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर का जो एक कॉन्सेप्ट अभी पिछले कुछ दिनों में आया है, तो इस दिशा में पढ़ाई किस क्षेत्र की तरफ जा रही है? इससे कितना जो है एज अ होल साइंस को फायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और आज की डेट में अब क्या हो गया है अपने देश में कि जो शिक्षा है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे हो गई है। तो ये बच्चों पर छोड़ा गया है कि वो क्या करना चाहते हैं और उसके लिए वो किस तरीके की शिक्षा लेना चाहते हैं। और यही वो कारण है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो हैं अब वो आपस में कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। और आगे आने वाले समय में आप इंडिविजुअल कुछ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही ऐसे आने वाले हैं कि आपको हर विषय की जरूरत पड़ेगी। और जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, मैं नहीं समझता बहुत उम्दा चीज जो है एज ए पेटेंट के रूप में इस देश को मिलेगी और हम इस तरफ भी अपना दबदबा बना पाएंगे। जी,
एक विषय का लाभ दूसरे विषय को मिलेगा, दूसरे विषय का लाभ किसी अन्य विषय को मिलेगा। सारे विषय एक साथ होकर के देश की जरूरत के हिसाब से उसको सामने रख करके उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती है। और विज्ञान और नजदीक आएगा, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और नजदीक आ ही रही हैं, आने वाले वक्त में हमें और नजदीक आते हुए दिखेंगी। यहां पर हम एक और नए क्षेत्र की बात करना चाहेंगे जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और कई बार यह भी कहा जाता है कि आने वाले समय में जो रोबोट हैं, जिनके अंदर मानव जैसी संवेदना होगी, मानव जैसा दिमाग होगा, मस्तिष्क होगा, वो इंसान को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और दुनिया काफी बदलती हुई नजर आएगी क्योंकि हमारे आसपास रोबोट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये कैसी दुनिया होगी और इससे इंसान को कितना फायदा होगा? देखिए, एक चीज तो मैं शुरू में ही बता दूं कि इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि रोबोट बनाने वाले भी इंसान ही हैं और उनके अंदर अगर वो संचेतना का जागरण भी करेंगे तो वो भी इंसान ही करेंगे। तो बिना मानव के कुछ भी इन्वेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आगे आने वाले समय में जो रोबोट टेक्नोलॉजी है ये जबरदस्त रूप से आएगी और उससे कुछ फायदे ऐसे होंगे कि जैसे मैं आपको एक मेडिकल क्षेत्र का आपसे बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि कुछ डिसीज ऐसी होती हैं कि जहां पर बहुत जल्दी उसका इन्फेक्शन फैलता है और ऐसी जगहों पर हम अगर रोबोट्स का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है ये ज्यादा श्रेयकर होगा और जो वर्किंग लोग हैं वहां के उनको भी उससे बचने का मौका मिलेगा। तो आगे आने वाला समय तो बहुत ही अच्छा है और हम लोग न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि मशीन लर्निंग पर भी हम लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं और यही कारण है, आप देखते होंगे आजकल की बिग डेटा एनालिसिस पे आजकल बहुत काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा है पर उसको हम किस तरह रखें, किस तरह मैनेज करें और किस तरह उसका उपयोग करें, अब ये जरूरत आन पड़ी है हमारे सामने, क्योंकि डेटा अपरंपार है। आपको फॉरेन से भी मिल रहा है, आपके अपने डेटा भी हैं और सब डेटा को मिक्स करके एक अच्छी रिसर्च, अच्छा शोध बाहर हम लेके आए, ये कोशिश है। और इस दिशा में इवन कंप्यूटर साइंस हमारा डिपार्टमेंट है, वहां पर भी बिग डेटा एनालिसिस पे बढ़िया काम चल रहा है। जी, बिग डेटा एनालिसिस पे अच्छा काम चल रहा है और कहा भी जाता है कि आने वाले समय जो है वो डेटा का ही होगा, क्योंकि और डेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति आज के समय में कुछ नहीं है। अगर आपने उसको सुरक्षित रख लिया तो आपकी सारी चीजें लगभग सुरक्षित हैं, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, हो चुकी हैं। और रोबोट के बारे में भी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कम से कम मानव जाति को वो रिप्लेस नहीं करने वाला है और मानव को ही केंद्र में रख करके जितने भी शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, इनोवेशन होते हैं, वो किए जाते हैं। तो मानव को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। और मेडिकल क्षेत्र में खासकर रोबोटिक्स का बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी और हानिकारक किरणों से जो होने वाला प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है, उससे हम मानव को बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर आशीष वर्मा, काफी डिटेल में, काफी विस्तार से आपने बातचीत की। तमाम जो फिजिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में होने वाले जो अनुसंधान हैं, हो रहे हैं और भविष्य जो है किस करवट बैठने वाला है। बस चलते चलते आपसे आखिरी में हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में खासकर जो युवा आज एस्पायर कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह की सलाहियत उनके पास होनी चाहिए, योग्यता उनके पास होनी चाहिए और कैसे वो इस क्षेत्र में आए और अपना करियर बनाएं? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि आज इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत साइंटिस्ट की है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग आएं। बहुत सारे जगह हैं जहां पर वो सीधा अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, चाहे वो आईआईटीज के ही क्षेत्र क्यों हो, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्यों ना हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही क्यों ना हो, और इन सब में आके वो पढ़ाई करें और उनके मन में एक ये जज्बा जरूर होना चाहिए कि वो इस देश के बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हमारे पास इतने अच्छे साइंटिस्ट होंगे कि हमको किसी भी चीज को इन्वेंशन करने में, किसी भी चीज को डिस्कवर करने में कोई परेशानी नहीं होगी और हम सभी वो दिन देखना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि हम सभी वो दिन देखना चाहते हैं जब हम अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से मेड इन इंडिया लगा हुआ स्टैंप हर जगह देखें और उसके लिए जरूरी है कि देश से बना हुआ जो साइंटिस्ट है, जिसकी देश को जरूरत है, वो देश को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रोफेसर आशीष वर्मा, भौतिक शास्त्री और डीन स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से हमारे बीच आए और आपने भौतिकी के बारे में, इसके तमाम आयाम के बारे में, भविष्य के बारे में, कैरियर की संभावनाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।